Yes, good morning, students. As you know, the topic of our topic is evolution. एवोल्यूशन टॉपिक में आज हम चैप्टर को एंड करने वाले हैं। तो हमारे दो टॉपिक लेफ्ट बिहाइंड हैं, आर्टिफिशियल सिलेक्शन और आर्टिफिशियल सिलेक्शन इन वेजिटेबल्स एंड ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। राइट बेटा? तो कुछ बच्चों के मन में डाउट था कि एवोल्यूशन का कुछ टॉपिक बेटा सिलेबस में नहीं है। तो बच्चे मैं ये डाउट क्लियर कर दूं कि जब किसी चैप्टर का एक या दो टॉपिक छोड़ा जाता है तो कई बार बाय कंफ्यूजन वो टॉपिक आ जाता है। तो इसलिए जो चैप्टर कंप्लीट नहीं है, जैसे कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वो कंप्लीट ही हमारे सिलेबस में नहीं है, वो हम नहीं करेंगे। और जो टॉपिक इंटरलिंक्ड है वो हम करेंगे। तो इसलिए सभी ने, तुमने भी जब प्रिपेयर करना है सिलेबस, तो यू हैव टू डू द कंप्लीट टॉपिक ऑफ एवोल्यूशन अलोंग विद यू, क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा दिया हुआ है, थोड़ा सा काटा हुआ है, तो बाय कंफ्यूजन हम इस चीज को नहीं ले सकते। तो इज इट क्लियर अबाउट द सिलेबस? और एक और था जो आर एनवायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, उनके जो क्वेश्चंस थे बेटा वो इंटरलिंक्ड थे दोनों चैप्टर्स के। सो दैट्स व्हाई बेटा आपने वो भी करना है। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं एवोल्यूशन का टॉपिक, एवोल्यूशन बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो सभी मेरे साथ ही साथ नोट डाउन करेंगे और साथ ही साथ इसको समझेंगे भी और साथ ही साथ इसे लर्न करेंगे। एवोल्यूशन बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन, एवोल्यूशन ऑफ या एवोल्यूशन बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन या एवोल्यूशन ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन। बच्चे ये टॉपिक रिलेटेड है प्लांट्स से। As we know, the evolution is the gradual changes in the primitive organisms. जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनके अंदर जब ग्रेजुअली चेंजेस आती हैं तो एक न्यू स्पीशीज का ओरिजिन होता है। सिमिलरली जो रिसर्च करते हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में, जो रिसर्च करते हैं प्लांट्स के फील्ड में, तो उन्होंने क्या किया कि प्लांट्स के अंदर आर्टिफिशियल मेथड से चेंजेस क्रिएट करी। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने चेंजेस क्रिएट करी और सबने एक्सेप्ट कर ली। सपोज मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देती हूँ कैप्सिकम की। कैप्सिकम अर्लियर वाज ऑफ ग्रीन कलर। जब कैप्सिकम का नाम लिया जाता था तो ग्रीन कलर की आइडेंटिटी एकदम से सामने आ जाती थी कि किसकी बात हो रही है। बट नाउ ए डेज आप देख रहे हो कि कैप्सिकम येलो कलर की भी आ गई है। कैप्सिकम का जो ये कलर है वो चेंज कैसे हुआ? क्या किया जाता है बच्चे? सपोज एक बाय बेस रूल है कि किसी प्लांट को रूट से ग्रो कराना। तो लेट्स सी रिसर्च में क्या किया जाता है कि अगर इसी प्लांट को रूट से ना ग्रो करके इसको स्टेम से ग्रो किया जाए तो व्हाट विल वी गेट? हमें नया क्या मिलेगा? और अगर जो कुछ नया मिला उसके अंदर रिसर्च होगी कि उसके अंदर कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जो इवॉल्व हुए और उनसे बेनिफिट हुए, और उनसे पॉपुलेशन अगर उसको इनटेक करेगी तो पॉपुलेशन को इससे प्रोटीन मिलेगा या विटामिन मिलेंगे या B12 मिलेगा, क्या मिलेगा उसको? तो उसके ऊपर जब वो प्रोडक्ट बनता है तो उसके ऊपर रिसर्चेस होती हैं, और अगर वो मतलब सक्सेसफुल हो जाता है तब उसको पब्लिक में भेजा जाता है। बिल्कुल वैसे ही जो आपके सिलेबस में आर्टिफिशियल सिलेक्शन है वो कैबेज के ऊपर है बेटा, आपके सिलेबस की। तो सबसे पहले वाइल्ड कैबेज हुआ करती थी। वाइल्ड कैबेज कैसी होती है बेटा? जो आजकल आपके पास कैबेज आती है उसके जो लीव्स है वो क्लोज है, राइट? और अगर उसके लीव्स उसके लीव्स क्लोज है और अगर उसके लीव्स ओपन होते तो वैसी होती है वाइल्ड कैबेज। बिल्कुल सेम कैबेज जैसी, पत्ता गोभी जैसी, लेकिन उसके जो लीव्स हैं वाइल्ड कैबेज के वो ओपन है और कैबेज के जो लीव्स हैं वो क्लोज हैं। तो
अगर हम वाइल्ड कैबेज की बात करें तो सबसे पहले जो एंसेस्टर है हमारे पास, एंसेस्टर में काउंट किया जाता है वाइल्ड कैबेज को। क्या किया, एक बार बाय चांस ही उसके फार्मर्स ने उनको क्या किया, वाइल्ड कैबेज को शॉर्ट डिस्टेंसेस पे ग्रो कर दिया। शॉर्ट डिस्टेंसेस पे ग्रो करने का मतलब है कि उनके लीव्स को एक्सपैंड करने के लिए स्पेस कम मिला, और उनके लीव्स क्या है, बाहर की तरफ डेवलप होने की बजाय अंदर की तरफ वो डेवलप होने शुरू हो गए। तो एक नई हमारे पास वैरायटी आ गई जिसे क्या कहा गया, कैबेज कहा गया, राइट, जिसे कैबेज बोला गया। तो इस तरीके से हमारे पास नई स्पीशीज आती हैं, और अगर उनके बेनिफिट्स होते हैं तो उसको अप्रूवल मिलता है, राइट। तो आज हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन में ये टॉपिक करेंगे, पॉइंट पॉइंट करते जाएंगे और इसको अंडरस्टैंड करते जाएंगे। और आई होप सो यू ऑल शुड सिट विद द प्रैक्टिस नोटबुक। आप प्रैक्टिस नोटबुक के साथ बैठो और हर एक पॉइंट को अंडरस्टैंड करो और हर एक पॉइंट को नोट डाउन करो। तो फर्स्ट पॉइंट नोट करो, सम फार्मर्स wanted to have very short distances. Some farmers wanted to have very short distances, between the leaves of wild cabbage. मैंने अभी तुम्हें बताया है कि वाइल्ड कैबेज क्या होती है, बिल्कुल कैबेज की तरह, बट उसके जो लीव्स होते हैं वो ओपन होते हैं। बिटवीन द लीव्स ऑफ वाइल्ड कैबेज, वाइल्ड कैबेज को इस क्या माना जाता है, सबसे पुरानी स्पीशीज, सबसे पुराना एंसेस्टर माना जाता है कैबेज की पूरी फैमिली का। तो कुछ फार्मर्स को शॉर्ट डिस्टेंसेस पे वाइल्ड कैबेज को ग्रो करना चाहते थे, और ऐसा करके उन्होंने एक नई, दे प्रोड्यूस ए न्यू वैरायटी, called cabbage. फिर से बोल रही हूं कि जो वाइल्ड कैबेज है वो सबसे मेन और सबसे इस सारी फैमिली का क्या है, एंसेस्टर है। इस सारी फैमिली का जो एंसेस्टर है वाइल्ड कैबेज, तो फार्मर ने एक बार चाहा कि इनको शॉर्ट डिस्टेंसेस पे ग्रो करके देखते हैं कि क्या हमें कोई नई स्पीशीज मिलेंगी। तो जब उन्होंने ग्रो करा कि दे विल गेट ए न्यू स्पीशीज, न्यू वैरायटी, दैट इज कॉल्ड द कैबेज, कि जो उसके लीव्स पे ओपन थे वो स्पेस कम होने की वजह से अंदर की तरफ फोल्ड होने स्टार्ट हो गए। ग्रो तो करे, बिल्कुल वैसे ही ग्रो करे, लेकिन अंदर की तरफ एज कंपेयर टू द आउटसाइड उनके जो ग्रोथ हुई वो इनसाइड हो गई। तो उसको उन्होंने एक नई स्पीशीज का नाम दिया और उन्होंने क्या कहा, उसको कैबेज। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास एक न्यू वैरायटी आई वाइल्ड कैबेज की, जिसको क्या बोला गया, कैबेज बोला गया, राइट। अब क्या होता है बेटा, फ्लावर, जो कॉलीफ्लावर है या फ्लावर है जिसे आप बोलते हो, आज पहले कॉलीफ्लावर भी नहीं हुआ करता था, पहले ब्रोकली भी नहीं हुआ करता था। अब थोड़े ही सालों से आपको देखने को मिला है कि जो कॉलीफ्लावर का कलर होता है ऊपर से व्हाइट होता है, तो एक नई स्पीशीज आपको देखने को मिली है कि जो व्हाइट कलर होता है वो ग्रीन कलर हो गया, और उसको एक नया नाम दे दिया कॉलीफ्लावर। और कॉलीफ्लावर जो नया प्रोडक्ट आया वो इतना बेनिफिशियल है कि उसके इतने बेनिफिट्स हैं कि आज उसे चाइनीज और इटालियन फूड में बहुत कॉमन यूज किया जाता है बेटा, उसको बहुत ज्यादा मात्रा में उसे यूज किया जाता है। कहते हैं कि जो ब्रोकली है उसे रॉ ज्यादा खाना चाहिए, ज्यादा उसको गलाना नहीं चाहिए, ज्यादा उसे बॉईल नहीं करना चाहिए, उसके न्यूट्रिएंट जो है वो डैमेज हो जाते हैं उससे। तो कैसे आई ये अलग अलग वैरायटीज, तो क्या होता है कि कई बार एक फ्लावर की अगर मैं बात करूं तो दो तरह के पार्ट्स होते हैं, एक स्टराइल और एक फर्टाइल। फर्टाइल जो रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट करेगा और जिससे क्या है, न्यू स्पीशीज आएगी। तो फार्मर्स ने क्या किया
एक बार उसको स्टराइल पार्ट से, स्टराइल पार्ट मतलब जो रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट नहीं करता, तो उन्होंने उसको आर्टिफिशियल तरीके से क्रॉस ब्रीड करवाया और उन्होंने कहा कि देखते हैं कि अगर हम स्टराइल पार्ट को ग्रो कराते हैं तो हमारे पास कौन सी नई स्पीशीज आती है। और इसी के अंदर एक अरेस्टेड फ्लावर की भी बात होती है। अरेस्टेड फ्लावर क्या होता है? अरेस्टेड फ्लावर भी वो पार्ट होता है जो जिसके अंदर स्टराइल वाले फीचर्स होते हैं। स्टराइल वाले फीचर्स का मतलब है जिसके अंदर भी जो खुद भी वो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर भी स्टराइल जैसे कैरेक्टर्स होते हैं। तो फार्मर्स ने क्या किया कि एक बार अरेस्टेड फ्लावर से, एक बार फर्टाइल फ्लावर से और एक बार स्टराइल फ्लावर से ग्रो कराया। तो उन्हें क्या क्या नई वैरायटीज मिली, इसे हम नोट डाउन करेंगे। तो सेकेंड पॉइंट हम नोट डाउन करने जा रहे हैं, इसको मैं इरेज कर रही हूं बच्चे, तो नहीं डिस्टर्ब हो रहा। तो सेकेंड पॉइंट आप नोट डाउन करोगे, when farmers opted for the arrested flowers, when farmer opted for the arrested, मैंने तुम्हें अभी बताया कि अरेस्टेड पार्ट क्या होता है। ये अरेस्टेड पार्ट होता है बेटा जस्ट लाइक द स्टराइल पार्ट। arrested part of the flower या arrested flower भी इसे आप लिख सकते हो, arrested डायरेक्ट arrested flower लिख सकते हो। तो जब उन्होंने फार्मर ने ऑप्ट किया कि इस बार हम जो वाइट कैबेज है वो ग्रो करेंगे किससे? arrested फ्लावर से, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड कैबेज। Wild cabbage. I hope so you are everybody note down. उन्होंने वाइल्ड कैबेज की अरेस्टेड फ्लावर को ऑप्ट किया तो उन्हें एक न्यू स्पीशीज मिली, न्यू प्रोडक्ट मिला, न्यू वैरायटी मिली, दैट इज कॉल्ड द ब्रोकली। They will get new variety, new variety called ब्रोकली। आजकल आपने ब्रोकली का नाम सुना हुआ है, ऊपर से वो बिल्कुल ग्रीन होती है, डार्क ग्रीन होती है और इटालियन और चाइनीज फूड में बहुत ज्यादा यूज होती है। इटालियन और चाइनीज फूड में जो भी वेजिटेबल्स यूज होती हैं बेटा वो सेमी क्रंची होती हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा उसको बॉईल नहीं किया जाता, उसको सेमी फ्राई किया जाता है ताकि उसका जो क्रंची टेस्ट आए, जिससे क्या होता है कि कहते हैं कि वेजिटेबल्स बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं अगर हम उन्हें रॉ खाएं या उनको सेमी फ्राई खाएं। अगर हम उनको बहुत ज्यादा बॉईल कर देते हैं तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो इसलिए इटालियन फूड में और आप देखोगे और चाइनीज फूड में ये नई वैरायटी ब्रोकली जो है ये बहुत ज्यादा यूज होती है। तो ये ब्रोकली न्यू वैरायटी कहाँ से आई है? ये वाइल्ड कैबेज की ही वैरायटी है। तो उन्होंने क्या किया, वाइल्ड कैबेज का अरेस्टेड फ्लावर लिया और उससे एक न्यू वैरायटी डेवलप करी और उस न्यू वैरायटी को उन्होंने क्या नाम दिया? ब्रोकली। क्या नाम दिया बेटा उसको? ब्रोकली नाम दिया। तो इस तरीके से सबसे पहले क्या थी? वाइल्ड कैबेज, फिर उसके बाद क्या आई? वाइल्ड कैबेज के बाद आई हमारे पास सेकंड जो है कैबेज आई, और फिर कैबेज के बाद हमारे पास क्या आई? अरेस्टेड फ्लावर के थ्रू हमारे पास एक न्यू वैरायटी आई जिसे कहा ब्रोकली। नोट डाउन कर लिया होगा आपने। अब हम अगला पॉइंट नोट डाउन करने जा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और आप दोबारा इसको लिखोगे, इसको नाम दोगे थर्ड पॉइंट। फार्मर्स ने क्या किया? फार्मर्स ने किया, व्हेन फार्मर्स ऑप्टेड फॉर
swollen part of wild cabbage, swollen part, swollen, उसका फ्लावर का कौन सा पार्ट लिया, swollen पार्ट लिया फ्लावर का, और swollen पार्ट लिया जब उसने, तो उनके पास एक नई वैरायटी आई और वाइल्ड कैबेज की ही, और उसे उन्होंने नाम दिया खोल रबी। खोल रबी। अब खोल रबी भी कहां से आई है, वाइल्ड कैबेज से आई है। अगर आप खोल रबी को देखना चाहो कि ये कैसी होती है, जैसी कैबेज होती है ना बेटा, उस कैबेज के ऊपर ग्रीन कलर के पहले ग्रीन कलर की स्टेम जैसा स्ट्रक्चर और उसके ऊपर छोटे छोटे लीव्स लगे होते हैं, उसे कहते हैं खोल रबी। तो उन्हें एक वाइल्ड कैबेज का जब उन्होंने सोलन पार्ट लिया, उसी वाइल्ड कैबेज का जो उनके पास एज ए एंसेस्टर थी, जब उन्होंने उसका सोलन पार्ट लिया तो उनके पास एक नई वैरायटी आ गई बेटा, जिसको उन्होंने नाम दिया खोल रबी। इस तरीके से उन्हें एक और वाइल्ड कैबेज की एक और स्पीशीज मिल गई, जिसको उन्होंने नाम क्या दिया बेटा, खोल रबी। नोट डाउन, व्हेन फार्मर्स ऑप्टेड फॉर द swollen part development of wild cabbage, they get a new variety called khol rabi, right? अब हम इसी को ही चेंज करेंगे और आप भी चेंज करोगे, फोर्थ पॉइंट बनाओगे। अब फार्मर्स ने क्या किया, अब फार्मर्स ने स्टराइल पार्ट लिया। स्टराइल पार्ट कैसा होता है, जो रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट नहीं करता। स्टराइल पार्ट बेटा कैसा होता है, जो रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट नहीं करता। लेकिन फार्मर्स ने उसको आर्टिफिशियल सिलेक्शन मेथड से सेलेक्ट किया और उसे क्रॉस ब्रीड कराया स्टराइल पार्ट को, तो उनके पास एक नई स्पीशीज आई जो बहुत कॉमन है हमारे नॉर्थ में, तो बहुत ही ज्यादा कॉमन है विंटर्स में, कॉलीफ्लावर। ठीक है, तो उन्हें एक नई स्पीशीज मिली जिसको क्या बोला उन्होंने, कॉलीफ्लावर बोला। तो इस पॉइंट को नोट डाउन करो, फोर्थ पॉइंट है ये। व्हेन फार्मर्स ऑप्टेड फॉर द स्टराइल फ्लावर, जब फार्मर्स ने स्टराइल फ्लावर लिया वाइल्ड कैबेज का, तो उन्हें एक न्यू स्पीशीज मिली, दैट इज कॉलीफ्लावर। समझ आई? अब देखो ध्यान से सुनना इस बात को कि हम कहते हैं कि सिलेबस सीबीएसई ने एवोल्यूशन के 2-3 पेज काट दिए। अब काट दिए तो अब आप देखो ना कि इसका रिलेशन एक्वायर्ड और इनहेरिट कैरेक्टर से है। ठीक है, एक्वायर्ड कैरेक्टर हमने एनिमल्स के करे थे, ये भी तो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स हैं आर्टिफिशियल तरीके से। तो क्या होता है, कई बार ऐसे 1 मार्क का क्वेश्चन डाल दिया जाता है कि जैसे मैंने अभी बोला कि इसी कॉलीफ्लावर हमें मिला वाइल्ड कैबेज से, हमें कैबेज मिला, ब्रोकली मिली। ठीक है, तो अब उन्होंने 1 मार्क का सपोज क्वेश्चन दे दिया कि इतनी तो टॉपिक रिलेट करता है कि कॉलीफ्लावर और कैबेज, कॉलीफ्लावर, कैबेज और खोल रबी और ब्रोकली, ये किस इनके एंसेस्टर कौन है। ठीक है, इनके एंसेस्टर कौन है, तो आपका आंसर क्या होगा, 1 मार्क का क्वेश्चन जीके के लिए दिया जा सकता है। तो इनके एंसेस्टर कौन है, इनके एंसेस्टर है वाइल्ड कैबेज। अब वाइल्ड कैबेज, ये कुछ तो किसी ने अगर सुना होगा इसके बारे में, तभी वो कैपेबल होगा इसका राइट आंसर देने में। तो जस्ट 1 लेक्चर है, तो आप एटलीस्ट इसको अच्छे से सुनो, अच्छे से लिखो, सो दैट देयर विल नॉट बी एनी चांस टू लूज द मार्क्स। ठीक है, तो ये आपको मिली कॉलीफ्लावर। अब आ जाइए इसी का लास्ट पॉइंट, दैट इज द 5th पॉइंट। ठीक है, 5th पॉइंट इससे, आप 5th पॉइंट में उन्होंने लार्ज लीव्स लिए, वहां से क्रॉस ब्रीड कराया। फार्मर्स ने ऑप्ट किया लार्ज लीव्स, फ्लावर को उन्होंने छोड़ दिया,
फिर उन्होंने क्या लिया, लार्ज लीव्स लिए, लार्ज लीव्स, और वहां से उन्हें एक नई वैरायटी मिली, लार्ज लीव्स से उन्होंने प्रोड्यूस करवाया, तो उन्हें एक नई वैरायटी मिली KALE। क्या लिख रही हूं मैं, KALE, कैले बोलते हैं इसको। अब ये कैले देखने में कैसी लगती है, देखने में ये ब्रोकली की तरह दिखाई देती है। अगर आप इसको देखना चाहते हो तो ये ब्रोकली की रिजेम्बलेंस में आती है। ब्रोकली थोड़ी सी कॉलीफ्लावर की तरह होती है, बस उसका अपर जो कलर है व्हाइट की जगह डार्क ग्रीन होता है। ये थोड़ी लूज होती है और ब्रोकली जैसी होती है, और इसका कलर उतना डार्क ग्रीन नहीं होता पर ग्रीन होता है। तो इस तरीके से आपने आर्टिफिशियल सिलेक्शन मेथड से क्या सीखा कि एक एंसेस्टर से हम कितनी वैरायटीज आर्टिफिशियल तरीके से डेवलप कर सकते हैं। और जैसे उन वैरायटीज में, जैसे कि मैंने तुम्हें क्या बोला, एक बोला मैंने कैबेज, सेकंड नंबर पे मैंने आपको कैबेज के बाद बोला ब्रोकली के बाद मैंने बोला कॉलीफ्लावर के बाद खोल रबी के बाद कैले। तो हमने एक वैरायटी से 6 वैरायटीज हमने ऑब्टेन कर ली। इसे कहते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन मेथड। होप सो आपने नोट किया होगा इसको। हाँ जी, नोट कर लिया होगा। तो ये इस तरीके से हमने जो है वो पॉइंट्स नोट करे हैं इसके आर्टिफिशियल सिलेक्शन के। तो जितने भी बच्चे लेट आए हैं या जितने भी बच्चे कभी कभी एब्सेंट हो जाते हैं, आई वांट टू टेल वन थिंग हियर, बी रेगुलर नाउ बेटा, बिकॉज एग्जाम्स आर, फाइनल एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो फाइनल एग्जाम्स आर वेरी वेरी नियर। +2 की डेट शीट आ गई है, विद इन 1 और 2 डेज आपकी भी डेट शीट CBSE की तरफ से आ जाएगी। तो बी रेगुलर, बी ऑनेस्ट, और बी ऑन लर्निंग क्लास अगर हमारे अकॉर्ड साथ चल चल के अभी भी होती है तो देन देयर इज नो हार्म, अभी भी आपको बहुत बेनिफिट मिल सकता है। जो बच्चे अब तक सीरियस नहीं है वो अब सीरियस हो जाओ। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है ह्यूमन एवोल्यूशन का। ह्यूमन एवोल्यूशन की एवोल्यूशन में ह्यूमन एवोल्यूशन की अगर बात करें तो आमतौर पर ये बोला जाता है कि जो हमारे एंसेस्टर थे वो चिंपैंजी थे। ह्यूमन एवोल्यूशन में अगर हम बात करें ह्यूमन एवोल्यूशन की, ह्यूमन बीइंग्स की अगर बात करें तो बड़ा कॉमन माना जाता है कि जो हमारे एंसेस्टर थे वो चिंपैंजी थे। ये कॉमन लोग बोलते हैं कि हमारे जो एंसेस्टर थे वो चिंपैंजी हैं। अगर आप एवोल्यूशन को समझ चुके हो तो एवोल्यूशन इतनी जल्दी चेंजेस नहीं लाता, मिलियन ऑफ ईयर तक चेंजेस होते होते तब जाकर एक नई स्पीशीज का ओरिजिन होता है। तो अगर आपको एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन पे क्वेश्चन करना है तो आपका ये जो लिखने का इसके अंदर टॉपिक रिलेट क्या है कि हमारे जो एंसेस्टर चिंपैंजी नहीं थे, चिंपैंजी के एंसेस्टर और हमारे एंसेस्टर कॉमन थे। यानी कि सोचो कितना टाइम लगा उसके अंदर चेंजेस आने में। जो चिंपैंजी और हमारे एंसेस्टर थे वो एक थे, और फिर वहां से 2 अलग अलग स्पीशीज का ओरिजिन हुआ चेंजेस होकर, और एक आ गया चिंपैंजी और दूसरा आ गया ह्यूमन बीइंग, राइट। तो इसको आपने कैसे लिखना है, इसको आपने जब आपको ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में बात करी जाए तो आपको लिखना क्या है, तो लिखोगे आप इट इज ए कॉमन बिलीफ दैट, लिखो सभी, स्टार्ट करो मेरे साथ, स्टार्ट करो। इट इज ए कॉमन बिलीफ दैट
chimpanzees are the ancestor of human being. Chimpanzee are the ancestors of human being, but not true. But not true. Human beings, but ये सही नहीं है. क्या सही नहीं है? That human beings have evolved from chimpanzee. But ये सही नहीं है कि human beings evolved from chimpanzee. तो सही क्या है? Both chimpanzee and human being had a common ancestor long time ago. तो सही क्या है? But both human being and chimpanzee have a common ancestor long year ago. ओके क्या लिखा है मैंने? इट इज बिलीव दैट चिंपैंजी आर द एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन बींग्स, बट नॉट ट्रू दैट ह्यूमन बींग्स इवॉल्व फ्रॉम चिंपैंजी. क्या सही नहीं है? ये सही नहीं है कि ह्यूमन बींग जो है चिंपैंजी से इवॉल्व हुए. यस, छवि, गुनगुन, पायल, तनु, सब ध्यान से सुनो इस बात को, ठीक है? तो ये सही नहीं है कि वो वहां से इवॉल्व हुए. सही क्या है? क्योंकि एवोल्यूशन को टाइम लगता है, ग्रेजुअल चेंजेस आती हैं, मिलियन ऑफ ईयर लगते हैं. तो सही क्या है कि बहुत बहुत टाइम पहले ह्यूमन बीइंग और चिंपैंजी का जो एंसेस्टर थे वो कॉमन थे. तो वहां से दो स्पीशीज निकली, एक ह्यूमन बीइंग और क्या निकली? एक चिंपैंजी. राइट? तो एवोल्यूशन टाइम लेती है. तो आज का टॉपिक हम यही खत्म करते हैं. आई वॉन्ट टू गिव यू वन अनाउंसमेंट. मैं यहाँ पर आपको एक चीज इंपॉर्टेंट बताने जा रही हूँ. हमारा कल का लेक्चर है, राइट? कल के लेक्चर में हेरिडिटी जो है, आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस का. अगर उन्होंने एवोल्यूशन का कुछ हिस्सा काट दिया है, इट मीन्स हेरिडिटी को उन्होंने डबल कर दिया है. तो हेरिडिटी और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया. तो अगर हेरिडिटी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया तो कल से हम हेरिडिटी की रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं. मैंने आपको हेरिडिटी की 2 बार रिवीजन स्टार्ट करवाई और अंडरस्टैंड करवाने की पूरी कोशिश की. तो कल का जो हमारा लेक्चर है, दिसंबर एग्जाम भी हमारे आने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड द प्री बोर्ड्स. ठीक है? तो जो हमारा कल का लेक्चर होगा बेटा, तो उसके ऊपर हम हेरिडिटी का मैं टेस्ट लूंगी. जैसे मैंने एवोल्यूशन का टेस्ट लिया था, तो आप में से जो बच्चे उस टाइम क्लास में थे तो उनको कितना बेनिफिट हुआ, किसी को कोई डांट नहीं पड़ी, बट उनको क्वेश्चंस जो लर्न नहीं थे वो उनको लर्न हो गए. कैसे लर्न हो गए? क्योंकि उन्होंने उसको अच्छे से दोबारा से अंडरस्टैंड किया और अंडरस्टैंड करके उनका रिप्लाई दिया. तो आपके जो कल का जो लेक्चर होगा बेटा, उसके अंदर आपकी मैं हेरिडिटी का टेस्ट लूंगी. हेरिडिटी से रिलेटेड टॉपिक आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है. जैसे कि अभी मैंने बोला कि हेरिडिटी और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है. तो कल आपका जो होमवर्क है या कल जो आपकी क्लास है, everyone must present in the class, be regular in the class, so that कि अब तक जो आपने मतलब आपके अंदर डेफिशिएंसीज रही हैं, तो यू हैव कम टू नो कि हाउ द क्वेश्चंस कम इन द बोर्ड एग्जाम, कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे आपको आंसर पता होता है लेकिन आपको कैसे उसकी फ्रेमिंग करनी है. दीज आर द पॉइंट्स
ये आप तभी मेरे साथ, मैं आपको अनम्यूट करवाऊंगी कल और आपसे ओरल डिस्कशन होगी, आपसे क्वेश्चन सुने जाएंगे। तो आई होप कि जो ऑनेस्ट स्टूडेंट्स हैं या उनके जो फ्रेंड्स एब्सेंट हैं वो उनको इन्फॉर्म करेंगे, सो दैट कि उनको भी कल बेनिफिट हो सके। तो कल आपको आपका होमवर्क जो आज का है, एक तो आपको ये काम कंप्लीट करना है, ये अभी आपने कंप्लीट मेरे साथ ही किया, और इसे फेयर करना है। इस चैप्टर की पीडीएफ बनाकर मुझे सेंड करनी है। और सेकंड, आपका हेरिडिटी का कल टेस्ट होगा और आपको उसके ऊपर टेस्ट प्लस आपके डाउट्स डिस्कशन होंगे, राइट। तो अब आपको कोई भी अगर इसके अंदर डाउट है तो आप अपने हैंड रेज कर सकते हो, ताकि मैं उस बच्चे को अनम्यूट करवा के आपसे पूछ सकूं, राइट। हैव यू एनी डाउट? और पीडीएफ हर बच्चे ने सेंड करनी है बेटा, तभी हम देख पाएंगे, तभी हम प्रैक्टिकल के मार्क्स लगा पाएंगे, राइट। यस, आप हैंड रेज शो करके अपना डाउट पूछ सकते हो बेटा। संजय सर,